क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने आय एवं रोजगार का सिद्धांत दिया, उसका हमने फर्स्ट पार्ट अभी देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से श्रम बाजार में और वस्तु बाजार में इक्विलिब्रियम हो जाता है यदि हम अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र को पूरी तरह से फ्री छोड़ दें, फ्री काम करने दें, गवर्नमेंट कोई उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में चीज़ें अपने आप पूर्ण रोजगार में आ जाएंगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, अच्छी बेरोजगारी छोड़ के। तो इसमें अब इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मुद्रा अर्थव्यवस्था में कार्य करती है। जो भी लेन देन होता है वो मुद्रा के माध्यम से ही होता है, तो उसको हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से मुद्रा का मात्रा सिद्धांत क्लासिकल अर्थशास्त्र में काम करता है। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि क्लासिकल अर्थशास्त्र ने नियम माना कि मुद्रा एक मात्र विनिमय का कार्य करता है, मुद्रा को संचय नहीं किया जा सकता है, मुद्रा एक बेकार वस्तु है। जिस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था काम करती है, बस मुद्रा उसमें आ गया है तो एक विनिमय का माध्यम हो गया, इससे ज़्यादा मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं है, ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था। तो इसमें हम उसे देखेंगे। और सेकेंड चीज़ ये देखेंगे कि सारे जो बाजार हैं वो उनका एक साथ इक्विलिब्रियम, मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का आय एवं रोजगार का सिद्धांत का एक साथ इक्विलिब्रियम कैसे हम समझ सकते हैं, वो इसमें दिखाया गया है। फिर इसका आलोचना किया गया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का आय रोजगार सिद्धांत का पार्ट सेकेंड है, वो इसको देखते हैं और समझते हैं। तो इकोनॉमिक क्लासेस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया आय एवं रोजगार का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने पार्ट 1 में, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए हमने 2 पार्ट में उसको कर दिया। तो पार्ट 1 में हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा दिया गया सिद्धांत, आय और रोजगार का सिद्धांत देखा हमने, किस प्रकार से फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी कार्य करती है, और यदि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वेज फ्लेक्सिबल के कारण के द्वारा, यानी कि वेज कट के द्वारा किस प्रकार से हम और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे करके, रोजगार में ला करके अर्थव्यवस्था को फुल एम्प्लॉयमेंट पर लाया जा सकता है। यानी कि अर्थशास्त्रियों, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा अर्थव्यवस्था में बना रहेगा, क्योंकि मजदूरी परिवर्तनशील है, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे ही मजदूरी कम हो जाएगी और जो बाकी लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा है पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है, और इसमें हम आगे का सिद्धांत, उसके आगे का सिद्धांत देखेंगे। आगे सिद्धांत का जो बाकी हिस्सा है वो इसमें हम देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि अब हर अर्थव्यवस्था एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था है। जो भी लेन देन है वो मनी के रूप में होता है। मनी, किसी को मजदूरी देना है वो भी मुद्रा के रूप में, और वस्तुओं को क्रय करना है वो भी मुद्रा के रूप में ही होता है। तो मनी को हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो सेका बाजार नियम है, सेज मार्केट लॉ है या लॉ ऑफ मार्केट है, वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। से ने ये कहा था, जेबी से इनका पूरा नाम है, जेबी से इनका पूरा नाम, इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग खुद सृजित कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, इन्होंने कहा सप्लाई क्रिएट्स creates its own demand। इसी पर आधारित है ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत। तो जेबीसी ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग की सृजन स्वयं कर लेती है। इनका एक कहने का मतलब ये था कि जो भी उत्पादन होगा वो सारा बाजार में बिक जाएगा, जो भी उत्पादन होगा वो खपत हो जाएगा। इसलिए खपत हो जाएगा क्योंकि जो भी उत्पादन होता है, मान लीजिए कुछ उत्पादन हुआ, कोई ये वस्तु उत्पादित हुआ, तो ये वस्तु को बनाने वाले कुछ साधन होंगे, मान लीजिए लेबर है, तो लेबर को कुछ इनकम दिया गया, वेज दिया गया, ठीक है, तो इनका वो इनकम हो गया। अब ये इनकम मार्केट में जाएंगे और ये जो उत्पादक है ए का, वो मार्केट में इसको बेच देंगे, मार्केट में बेच देंगे। तो मार्केट में कौन खरीदेगा? जिसको इनकम मिला है, इनकम वाले मार्केट में जाकर वस्तु को खरीदेंगे, और इस प्रकार से ये
जो उत्पादन है वो खपत हो जाएगा। और ये हर वस्तु के साथ होगा। हो सकता है कोई बी वस्तु बनाने वाला उपभोक्ता आके ए खरीदे, या ए और ए वस्तु बनाने वाले उपभोक्ता को जो इनकम प्राप्त हो वो बी खरीदे। लेकिन ओवरऑल कहना क्या ये मतलब था इनका कि उत्पादन सब समग्र उत्पादन खपत हो जाता है, जो भी उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में वो सब बिक जाता है, ये इनका कहना था। तो इसी संदर्भ में अब ये सारी चीजें मुद्रा पर ही आधारित है। मुद्रा के माध्यम से ही इनका सारा जो लेन देन है वो चलता है। तो ये कैसे चलता है इसमें ये इन क्लासिकल अर्थशास्त्र ने कहा कि जो मनी सप्लाई है उसको यदि हम एम से दिखाएं और मनी सप्लाई एम से दिखाएं, तो मनी सप्लाई कौन करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई या गवर्नमेंट करती है, जो 500, 1000 और 2000 या जो भी सिक्के हैं, नोट हैं, वो सबकी पूर्ति, वो सबकी को जो पूर्ति है, सप्लाई इकोनॉमी में, वो कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इसको हम एम से दिखाएं। और चूंकि मुद्रा की एक चलन गति होती है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, चलन गति, मुद्रा का वेग, उसको हम वी से दिखाएं। इन दोनों उसमें हम यदि वी उसको वी से दिखाएं, उन दोनों को गुणा कर दें, तो हमें टोटल सप्लाई ऑफ मनी पता चल जाएगा। वेग को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई 100 रुपए का नोट है और वो दिन भर में जितनी बार चलेगा उसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 100 रुपए का नोट लेकर आप गए, 100 रुपए का आपने खरीद लिया, दूध लिया, उस दूध वाले के पास 100 रुपए चला गया, उस 100 रुपए से दूध वाले ने गया और उसी दिन अपना मोबाइल रिचार्ज करा लिया, तो वो मोबाइल वाले के पास वो 100 रुपया चला गया। मोबाइल वाले ने उस 100 रुपये को लेकर गया और रेस्टोरेंट में खाना खा लिया 100 रुपये का। तो ये ऐसा नहीं कि वो अलग अलग नोट का प्रयोग किए, वो उसी नोट का प्रयोग किए, उसी 100 रुपये नोट का प्रयोग किए। और ये पहले दूध वाले के पास गया मिल्क, फिर ये मिल्क वाले ने रिचार्ज वाले के पास गया, तो ये 100 रुपया यहाँ और फिर ये यहाँ, तो ये कुल मिला करके 200 का काम किया। ठीक है। और रिचार्ज वाले ने क्या किया, फिर ये फूड खरीदा, फूड पर खर्च किया, तो ये फिर 100 रुपया यहाँ आ गया। वही 100 रुपया सेम डे में 3 बार काम किया, तो ये इसकी चलन गति, तीन क्या हो गई, चलन गति, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेग, उसकी स्पीड क्या है, उस मुद्रा की स्पीड क्या है। तो ये 300 रुपये का काम कर दिया। था 100 रुपया, लेकिन दिन भर में वो एक कई हाथों में कई परचेजिंग कार्य किया, कई हाथों से गुजरा, तो जितने हाथों से गुजरा उतना वो काम कर दिया। तो इस प्रकार से हम वेलोसिटी ऑफ मनी निकालते हैं। तो 100 में गुणा कर देते हैं 3 से। तो इसी प्रकार से जो टोटल मनी सप्लाई है वो इस प्रकार हो जाएगी। ये जैसे इसमें टोटल मनी सप्लाई 100 रुपया नहीं होगी, 300 होगी, क्योंकि इसने 300 रुपये का काम कर दिया। तो इसलिए सप्लाई ऑफ मनी एम वी से दिखाते हैं, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ मनी भी ऐड करते हैं। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया एम वी, इसको हम कहते हैं एम वी। ये टोटल मनी ऑफ सप्लाई हो गया। और यदि हम कुल उत्पादित वस्तुओं को, ठीक है ये मैं समझा रहा हूँ, तो ये आपका ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। टी को यदि हम टोटल जो उत्पादन है अर्थव्यवस्था में, वस्तु जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही बन रही हैं और सेवाएं बन रही हैं, उनको हम टी से दिखाएं, उनकी मात्रा को, कुल मात्रा को टी से दिखाएं, और उसमें हम गुणा कर दें पी का, तो ये कुल लेन देन को दिखा देगा। अर्थव्यवस्था में कुल लेन देन को की मात्रा को दिखा देगा और मुद्रा के रूप में। तो ये दोनों बराबर होंगे। एम बी इक्वल टू पी टी। जाहिर सी बात है कि जितनी मुद्रा सप्लाई है वो यदि सब, क्योंकि क्लासिकल शास्त्र में माना कि कोई भी मुद्रा अपने पास नहीं रखेगा, सब मुद्रा व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, यानी कि सर्कुलेशन नहीं रहेगा, केवल विनिमय का माध्यम है मुद्रा। तो सर्कुलेशन में रहेगा तो जो भी वस्तुएं सेवाएं पैदा हो रही हैं उसको लेन देन में खर्च हो जाएगा। और इसलिए इसको उन्होंने, सेविंग भी इसी में है, सेविंग भी इसी में है, ऐसा नहीं कि सेविंग अलग है, सेविंग भी इसी में है, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हम जानते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो भी मुद्रा के रूप में ही होगा। इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, कुछ मशीन वगैरह खरीदेंगे, तो इन्वेस्टमेंट मुद्रा के रूप में ही होगा। तो समग्र उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बराबर होगा सप्लाई ऑफ मनी के। ठीक है। तो इसमें उन्होंने स्थिर मान लिया वी को, यानी कि वेग, मुद्रा के वेग को, मुद्रा की चलन गति को, और कुल उत्पादन को स्थिर मान लिया, यानी कि टी को और वी को स्थिर मान लिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लिया। अब बचा क्या, एम बचा और पी बचा। तो उन्होंने कहा कि एम, मुद्रा की पूर्ति
जब बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति यदि घटेगी तो कीमत भी घटेगी। मुद्रा की पूर्ति यदि घटती है तो प्राइस लेवल भी, वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी घटेंगी। और फिशर ने तो यहाँ तक कहा था कि जितनी मात्रा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा में कीमत बढ़ेगी। अब एम का मतलब, ये ध्यान रखना, एम का मतलब जो आरबीआई ने मुद्रा अर्थव्यवस्था में डाला, उसको हम एम कहते हैं। कुल मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलन में कितने हैं। तो मुद्रा की मात्रा जैसे बढ़ेगी कीमत में वैसे ही वृद्धि होगी। और फिशर ने कहा कि जितनी मात्रा में मुद्रा में वृद्धि होगी, यानी कि मुद्रा की मात्रा यदि डबल कर दिया जाए तो कीमत भी डबल हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा यदि आधी कर दिया जाए तो कीमत भी आधी हो जाएगी। तो एक समान अनुपात में बढ़ता है। यदि मुद्रा बढ़ता है तो कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो इसमें यही हमें समझना है कि यदि एम बी इक्वल टू पी टी, एम बी कुल मुद्रा की पूर्ति है और पी टी कुल अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन है। तो मुद्रा के माध्यम से लेन देन करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम, चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम, विनिमय के रूप में कार्य करता है, उन्होंने ये मान के चला कि लोग मुद्रा को अपने पास नहीं रखते हैं, सारा मुद्रा वो व्यय करते हैं, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो वो सेविंग करेंगे। अब इसको चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट वन में, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के थ्योरीज में पार्ट वन में हमने देखा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में यह जो उत्पादन है वो क्यू उत्पादन होगा, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट यदि एल एफ दिखाए, यानी कि लेबर फुल एम्प्लॉयमेंट में कार्य कर रही है तो उत्पादन इतना हो रहा है। ई बिंदु को लें तो ई बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति एम वी से दिखाया गया है, ऐसे ही नीचे गिरता हुआ, और इस आधार पर जो कीमत है वो पी है, ये कीमत है, और जो वास्तविक मजदूरी दर है वो WP1 है, ये वास्तविक मजदूरी दर है, रियल वेज है। ये MPL पिछली वीडियो में दिखाया भी था, बताया था। MPL यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर रियल वेज के बराबर होगा। ये संतुलन की स्थिति है, ये स्थिति है। अब यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की पूर्ति में M1 बढ़ता है, यानी कि आरबीआई द्वारा मुद्रा सर्कुलेशन में और डाला जाता है, तो ये वक्र दाहिनी ओर खिसक करके E1 पर आ जाएगा। E1 पर आते ही, चूंकि सभी संसाधन फुल एम्प्लॉयमेंट में है, अब कोई साधन बेरोजगार नहीं है, तो कीमत बढ़ जाएगी, सीधे कीमत में वृद्धि होगी। जितनी मात्रा में मुद्रा में वृद्धि होगी उतनी मात्रा में कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और रियल वेज कम हो जाएगा। रियल वेज घट करके, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी कीमत बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि जो रियल वेज होता है वो मॉनेटरी वेज डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स, मान लें एक्स कोई वस्तु है तो वस्तु की कीमत को पी एक्स से दिखा दें, तो ये होता है। यदि कीमत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये घटेगा ही, रियल वेज घटेगा ही। तो यही चीज इसमें दिखाया गया है कि यदि कीमत बढ़ता है तो रियल वेज कम होकर के और आ जाएगा वो पी पर, वो W/P पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, P1 हो गया। तो ये स्थिति है। अब एक स्थिति और इसमें देखने वाली है, यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बेरोजगारी है तो यह रेखा सीधी ऊपर रहेगी, और बेरोजगारी है तो ये जो वक्र है MB1 वाला, ये जो वक्र है वो यहाँ पे कट करेगा और सीधे उत्पादन को बढ़ा करके यहाँ पे लाएगा, उत्पादन को सीधे यहाँ पे बढ़ा देगा, और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुद्रास्फीति बिल्कुल जीरो होगी, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे उत्पादन बढ़ा देगा। लेकिन चूंकि वो मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी खत्म हो गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसी स्थिति में सीधे कीमत में वृद्धि होगी। यदि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, बढ़ करके M1V हो जाती है, यानी कि E1 पर आ जाते हैं, तो सीधे कीमत में वृद्धि हो जाएगी। कीमत में वृद्धि होगी तो वेज, रियल वेज कम हो जाएगा, रियल वेज कम हो जाएगा। रियल वेज को वापस वहां पे बनाए रखने के लिए हमें मॉनेटरी वेज में या तो वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि कर सकते हैं, तभी हम वहां पे बढ़ा सकते हैं, और ये MPL ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये चूंकि हम जानते हैं कि MPL वास्तविक मजदूरी के बराबर होता है, और ये भी गिर जाएगा, और वास्तविक मजदूरी दर गिर करके WP
कीमत OP1 हो जाएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जो कीमत है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और कीमत सीधे बढ़ जाएगी। और ये दो तरह के प्रभाव पड़ेगी, एक तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, दूसरा है कि वेज को ये कम कर देगा, रियल वेज को ये कम कर देगा। तो ये चीजें उन्होंने समझाया। और MV=PT, ये इनका मूल सूत्र है जिसमें मुद्रा की मात्रा बराबर होती है PT के। और इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आएगा जो मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट है पूर्ण क्लासिकल मॉडल। अब हम पूरे क्लासिकल मॉडल को एक साथ में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो क्लासिकल शास्त्रियों ने कहा उसको एक साथ हम कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक एक सूत्र को हम पहले देख लेते हैं। क्यू मतलब आउटपुट या प्रोडक्शन। ये फंक्शन है KTL का, अभी हमने देखा पिछली वीडियो में, जिसमें K और T को इस्तेमाल लेते हैं तो हम ये दिखा लेते हैं कि Q इज द फंक्शन ऑफ L, यानी कि यदि लेबर में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन ये MPL चूंकि घटता हुआ होता है, घटता जाता है इसलिए यह उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर की सप्लाई वेज पे निर्भर करती है, रियल वेज पे। W/P मतलब रियल वेज, यानी कि इनमें सीधा संबंध होता है। यदि रियल वेज बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगा। डिमांड फॉर लेबर LD से दिखाएं तो यह रियल वेज के विपरीत रूप से संबंधित होता है, यानी कि रियल वेज यदि घटता है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा और इसके विपरीत भी। सप्लाई सप्लाई सॉरी ये सेविंग है, सेविंग फंक्शन है R का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इसको हमने वस्तु बाजार के इक्विलिब्रियम में देखा था पिछले वीडियो में, जिसमें यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। ये I इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ R, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसमें विपरीत संबंध होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोन महंगा हो जाता है, पिछली वीडियो में हमने बताया। और इक्विलिब्रियम की दशा में ये दोनों बराबर होते हैं, सप्लाई और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं कैपिटल मार्केट में। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और ये ब्याज दर के कारण होगा, ब्याज दर में परिवर्तन के कारण होगा। MV=PT, ये एक जनरल प्राइस लेवल फंक्शन क्वांटिटी थ्योरी कहती है कि संतुलन की दशा में MV बराबर होगा PT के, अभी हमने देखा। और ये बताता है कि जो मुद्रा पूर्ति है वो वस्तुओं के लेन देन के बराबर होगी। सर्कुलर में जो मनी है वो वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम की दशा होगी। LS=LD, इधर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा कि वेज में परिवर्तन के कारण श्रमिकों की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। यदि मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो वेज बढ़ जाएगा, दोनों में बराबर संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो ये पूरा इनका फंक्शन था, इसके की पॉइंट्स हैं ये, इसको आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी पूछा जाएगा तो बता सकते हैं, पूरे क्लासिकल मॉडल को समझा सकते हैं। अब इनके पूरे मॉडल को एक चित्र में हम कैसे समझ सकते हैं, जो अभी तक दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हमने क्लासिकल मॉडल के अलग अलग सिद्धांत को देखा, उसको हम एक सिद्धांत के रूप में व्यक्त करना हो तो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हमारा शुरुआती जो चित्र था वो ये था कि लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, ई बिंदु दिखाया गया है जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर है, मजदूरी दर निर्धारित होती है OW। OL फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग रोजगार की दशा में, सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है ई बिंदु पर अर्थव्यवस्था में। इस पर जो उत्पादन है वो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, YF से दिखाया गया, YF मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पर उत्पादन की मात्रा OY है। इस उत्पादन पर चूंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में उत्पादन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति वक्र हो जाएगी उत्पादन की, जो OYF से दिखाई गई है। अब ऐसी स्थिति में जो AD1 है या मनी सप्लाई को हम M1 से दिखाए हैं ब्रैकेट में, मनी सप्लाई है, इसको हम यदि E दिखाएं तो E बिंदु पर P0 है, और यदि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए M2 कर दिया जाए तो समग्र मांग बढ़ करके
E1 हो जाता है, सॉरी E1 हो जाता है, और ऐसी दशा में कीमत बढ़ करके OP1 हो जाता है। OP1 कीमत होने की दशा में क्या होगा कि जो वास्तविक मजदूरी दर है वो घट जाएगा। जैसे P0 कीमत पर वास्तविक मजदूरी दर W/P0 है। अब चूंकि कीमत बढ़ गई है तो W/P1 हो जाएगा, क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो वास्तविक मजदूरी दर होता है वो मौद्रिक मजदूरी दर में भाग देते हैं प्राइस से, तो प्राप्त होता है, प्राइस ऑफ एक्स कह सकते हैं, तो प्राप्त होता है वास्तविक मजदूरी दर। अब चूंकि कीमत बढ़ जाएगा, इन दोनों में विपरीत संबंध होगा, तो कीमत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो वास्तविक मजदूरी दर है वो कम होगा, क्योंकि ये कम होगा, ये बढ़ेगा, ये हिस्सा बढ़ेगा, हम जानते हैं, तो ये पूरा कम होगा, यानी कि वेज, रियल वेज कम हो जाएगा। ये रियल वेज कम हो जाता है प्राइस बढ़ने के कारण, और ये आ जाता है W/P1 पर, जो कि इसमें दिखाया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम को दिखाया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R 0 है, ई बिंदु पर दोनों सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। यदि सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो जाए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, सेविंग ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब तक कम होगा जब तक कि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट कम होगा और सेविंग ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि लोग इस अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोन महंगा है, इसका मतलब तो लोग कम उधार लेंगे, और इसलिए ब्याज दर को, बैंकों के पास ज़्यादा मुद्रा कोष है तो ब्याज दर कम करके कहेंगे कि कम ब्याज दर पे भी ले जाओ, लेकिन ले जाओ, कुछ तो उनको कमाने के लिए मिलेगा। तो ये तब तक कम होगी जब तक कि दोनों बराबर हो जाए, यानी कि ई बिंदु पर ना आ जाए। और सही नीचे आने पर भी होगा, नीचे आने पर क्या होगा, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये इस तरह से इनका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मॉडल काम करता है, और ये पूरी हमने व्याख्या इसमें समझा दिया, और इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, पॉज करके इसको पढ़ ले सकते हैं। बाकी मैंने समझा दिया किस तरह से ये मॉडल एक साथ हम दिखा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी समझाने की कोशिश की गई है, सेम चित्र है, और उसको हमने जो समझाया वही चीज़ इसमें समझाई गई है, तो इसको आप देख करके और नोट कर सकते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल मॉडल। तो आलोचनाएं में पहला आलोचना कहता है कि पूर्ण रोजगार की संस्कृति की धारणा अव्यवहारिक है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यह मान के चलती है कि वेज दर में कमी और के कारण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाती है, और संस्कृति की स्थिति अपने आप स्थापित हो जाती है। क्योंकि जब 1930 में जब विश्व में महामंदी आई, तो हमने देखा कि अ, रोजगार नहीं बढ़ रहा, चूंकि वेज वेज बहुत ही कम हो गया था, फिर भी रोजगार नहीं बढ़ रहा, लोग रोजगार आउटपुट नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी स्थिति में जब कीन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित की, उसमें यही आलोचना किया, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जम के आलोचना किया, और कहा कि ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में अपने आप नहीं आएगी, इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। दीर्घकालीन संस्कृति की धारणा अनुपयोगी। किसने कहा किसने कहा कि दीर्घकाल तो में तो सभी व्यक्ति जीवित ही नहीं रहते हैं, लोग अल्पकाल में जीते हैं, तो दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार मिलता है, ये धारणा काल्पनिक है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा, और इसलिए उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में हम नहीं जीते हैं, हम अल्पकाल में जीते हैं, और इसलिए अल्पकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। मुद्रा के मूल्य संग्रह कार्य की उपेक्षा की गई। किन्स ने कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की उपेक्षा की, मुद्रा के मूल्य संग्रह के कार्य की अपेक्षा की, क्योंकि उनका ये मानना था कि अनेक संपत्तियों में, अनेक वस्तुओं और संपत्तियों की अपेक्षा हो सकता है कि व्यक्ति मुद्रा को ज़्यादा महत्व दे अपने पास रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, और उत्पादन अति ओवर प्रोडक्शन की स्थिति हो जाएगी, और बिना बिका हुआ उत्पादन रह जाएगा मार्केट में, जो बेरोजगारी को जन्म देगा और कीमतों में कमी कर देगा। ब्याज दर यंत्र पर अति विश्वास किया गया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को माना गया कि यह फंक्शन या इन्वेस्टमेंट और सेविंग
को निर्धारित करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो किन्स थे उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो निर्भर करता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है, इस पे ज़्यादा निर्भर करती है, न कि ब्याज दर पर निर्भर करती है। ब्याज दर पर निर्भर करके न करके वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता के ऊपर निर्भर करती है। लचीली मजदूरी दर तथा पूर्ण रोजगार की मान्यता अव्यवहारिक। लचीली मजदूरी दर नहीं होती है हमेशा, ऐसा मानना था, और ये कहा गया कि मजदूरी दर एक सीमा के बाद नीचे नहीं लाई जा सकती, क्योंकि श्रमिक संघ कार्य करते हैं बहुत ही मजबूती रूप में। हर देश में, हर अर्थव्यवस्था में श्रमिक संघ होते हैं। वो निम्न मजदूरी दर को नहीं होने देते हैं, मजदूरी दर को नीचे नहीं लाने देते हैं, और एक सीमा के बाद मजदूरी दर नीचे नहीं आएगी और बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी। बचत एवं विनियोग, विनियोग इसको लिखना है, विनियोग की समानता का दृष्टिकोण सही नहीं है। बचत और निवेश बराबर हर समय नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो बचत करते हैं अपने मुद्रा को अपने पास नगद रूप में भी रखते हैं, और इसलिए सारा बचत इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जिसके कारण जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आएगी, यानी कि बिना बिका हुआ माल रह जाएगा, प्रोडक्शन की स्थिति आएगी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देगा। तो ये कुछ आलोचनाएं की गई इस सिद्धांत की। आई होप कि आपको वीडियो ये समझ में आएगा।